हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज 2026 में एफआरआई का जो एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट अब आ चुका है। एंड सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोज जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है। मुबारक हो भाई एफआरआई में एडमिशन मिलने के लिए। एंड अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में होगा, तो आपको भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं वीडियो में बताऊँगी आपको कि आपको क्या करना है। एंड बाय द वे, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाली थी कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है रिलेटेड टू एडमिशन एंड एफआरआई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी एक वीडियो के फॉर्म में आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर करने के लिए। तो आज का ये वीडियो इसी के लिए है। मेरे पास भर भर के क्वेश्चन आए हैं, भर भर के क्वेरीज आए हैं। इंस्टाग्राम डीएम्स में भी बहुत बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ही हैं, सबको सेम ही क्वेरीज आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के ही आपको बताया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। पहले मैं ये दिखाती हूँ कि रिजल्ट आपको कहाँ से चेक करनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी जो भी आपकी क्वेरीज होंगे उन सब के बारे में भी मैं डिटेल्स बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज़ अब चलिए बात करते हैं कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनको कब आना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को आपको 9:30 में आ जाना है। एफआरआई ड्यू जो मतलब जहाँ पे एडमिशन का पूरा प्रोसीजर होता है वहाँ पे काउंसलिंग सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और सीरियल वाइज एडमिशन होता है, मतलब मेरिट लिस्ट में जो सबसे फर्स्ट रहेंगे उनका नेम कॉल होता है। उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स को नेम कॉल करके बुलाया जाता है। एंड अब मैं बात करती हूँ ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो देखो सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पे आपको मेंशन है, ध्यान से पढ़ लेना। इस ये पीडीएफ तो आपको एफआरआई की वेबसाइट से ही मिल जाएगी। जैसे आपको 10th का सर्टिफिकेट लाना है, 12th का लाना है, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट मतलब हर ईयर की जो मार्कशीट होती है वो लेके आनी है। उसके बाद आपको अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको लेके आना है। जैसे मैंने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करा था तो मैंने वो वाला सर्टिफिकेट लेके आई थी मैं। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपना देना रहता है अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होता है, हाँ एक चीज़ और याद रखना कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो 2025-2026 का बना हुआ होना चाहिए। इसकी वजह से पिछली बार मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से मिल ही जाएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज से मिल जाएगा। और जितने भी ये सारे आप यहाँ पे सर्टिफिकेट देख रहे हैं ना, उनका सर्टिफिकेट मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो भी लेके आना, और हर एक सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी भी लेके आना, क्योंकि फोटो कॉपी ही जमा होती है, ओरिजिनल तो वो बाद में रिटर्न ही कर देते हैं। और उसके बाद सर्टिफिकेट ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आना होता है। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना ना, और आधार कार्ड रख लेना आईडी प्रूफ के नाम पे। इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट रिजर्वेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट। हाँ, इन केस अगर आपका रिजर्वेशन रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट है तो वो सबमिट करना यहाँ पे मैंडेटरी होता है। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन्ड है आपका कि एडमिशन का जो फ़ी होता है ना फर्स्ट सेमेस्टर का, द टोटल डिपॉजिट, हॉस्टल फ़ी भी इंक्लूडेड रहता है इसी में। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो टोटल फ़ी है वो है ऑलमोस्ट 50,000 बोला था ना, 49,800, मतलब मान के चलो कि 50,000 रुपये आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है यहाँ पे। अगर एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फी, अगर कुछ बच्चे जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए 43,000 है। तो मैं तो सबको ही बोलती हूँ कि हॉस्टल में रहो, हॉस्टल में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैसे भी जो बच्चे दूसरे स्टेट के होंगे, दूर के होंगे, उनके पास तो हॉस्टल में रहने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हॉस्टल ही ले लेना यार, हॉस्टल सही है। मैंने आपको हॉस्टल की बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी है मेरे चैनल पर, जाके आप देख सकते हैं हॉस्टल की वीडियोज़। एंड वन मोर थिंग कि जैसे आपको ये जो फ़ी पेमेंट करना होता है ना, उसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। तो 49,800 का आपको डीडी बनवा के, और डीडी ही लेके आना होता है, मतलब यहाँ पे कैश नहीं लेते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और डीडी किस नाम से बनवाना है ये भी आपको नीचे दिया गया होगा, टू द रजिस्ट्रार एफआरआई ड्यू ऐसे करके डीडी बनता है। तो गाइज़ नाउ अब बारी आती है क्वेरीज़ का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये है कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का प्लेसमेंट कैसा होता है। तो देखो यार, मैं खुद भी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से ही हूँ। प्लेसमेंट अच्छी होती है, मतलब डिपेंड करता है यार। जैसे मुझे प्लेसमेंट लेनी नहीं थी तो मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठी हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको प्लेसमेंट लेनी थी उन्होंने बाकायदा मतलब वो लोग प्लेसमेंट में बैठे भी थे, और बहुत सारे बच्चे भी इंटर्नशिप पे हैं। कुछ बच्चों की तो जॉब भी, मतलब इंटर्नशिप पे गए थे, अब उनकी जो इंटर्नशिप थी वो जॉब में कन्वर्ट हो चुकी है। तो प्लेसमेंट का सीन कुछ ऐसा होता है। एंड जो इनका नेक्स्ट क्वेरी था वो ये था कि मतलब एफआरआई में मतलब एमएससी के साथ साथ क्या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो यार, मेरा मास्टर्स तो चल रहा था, लेकिन जब मुझे पता था कि मुझे आगे जाके मतलब पीएचडी में करना है, मुझे पीएचडी ही करनी थी, आगे पीएचडी में ही एडमिशन लेना है, तो मैं नेट की तैयारी कर रही थी।
तो हाँ, कर सकते हो, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते हैं हम लोग, बाकी थर्ड सेमेस्टर में थोड़ी रिलैक्सेशन रहती है, और फोर्थ सेमेस्टर में तो वही है, डिसर्टेशन का काम है, तो डिसर्टेशन का काम करने के बाद आप फ्री ही रहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आपको मतलब जो अपना मी टाइम होता है ना, उसको थोड़ा-सा कम करना होगा। मी टाइम की जगह आप अपना जो टाइम है उसको पढ़ाई में लगाएँ, तो कर सकते हैं डेफ़िनेटली। तो इनका जो अगला क्वेश्चन था वो ये है कि मैम, हॉस्टल से कॉलेज जब हम जाते हैं क्लासेस के लिए तो कैसे जाएँगे? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो देखो बेसिकली मतलब चाहे तो आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन भाई पैदल इतना नज़दीक नहीं है। 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि साइकिल ले लो। अगर आपको स्कूटी चलाने नहीं आती है तो साइकिल बेस्ट ऑप्शन है। मैंने भी बिगनिंग में साइकिल ही परचेज़ करा था, लेकिन फिर मुझे स्कूटी चलानी आ गई थी, तो उसके बाद हम लोग स्कूटी से जाने लगे थे। तो मोस्टली लड़कियां तो हैं वो मतलब स्कूटी से ही जाती हैं। बाकी अगर आप चाहो तो साइकिल से भी जा सकते हो, काफ़ी लोग साइकिल से भी जाते हैं। मतलब 50-50 का रेशियो है। अभी जो मेरे जो जूनियर्स हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों के पास तो साइकिल ही है, स्कूटी कम लोगों के पास है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप अपने लिए क्या रखना चाहते हो। साइकिल तो हेल्थ पर्पज से भी सही है यार, तो साइकिल भी ले सकते हो। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 10 जुलाई को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, तो भाई इनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। तो देखो ये ना क्वेरीज बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में है। तो देखो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ऑल दोज स्टूडेंट जिनका जो नेम है वो वेटिंग लिस्ट में है, अप टू 10, मतलब जैसे तुमने अभी मैंने बताया भी था आपको कि वेटिंग लिस्ट की एक अलग लिस्ट आती है, तो उसमें अगर आपका नाम स्टार्टिंग के 10 में होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक में अगर आपका नाम होगा ना, तो आप आइएगा काउंसलिंग के दिन, जिस भी दिन आपको बुलाया गया हो, और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखो बेसिकली होता ये है कि जो भी बच्चे मेरिट लिस्ट में होते हैं, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी जगह पे जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। अब मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, जब मैंने एडमिशन लिया था ना, तो मैंने क्या करा था कि मैंने 2 सब्जेक्ट में फ़िल करा था, फॉरेस्ट्री में भी और ईएम में भी। तो मेरा सिलेक्शन दोनों में हो गया था, फॉरेस्ट्री में भी और ईएम में भी। मैंने फॉरेस्ट्री तो नहीं लिया, मैंने बस ईएम लिया, तो मेरी जो एक सीट थी फॉरेस्ट्री में वो तो बची रह गई। तो मेरी सीट पे किसी और बच्चे ने एडमिशन लिया होगा जो वेटिंग लिस्ट में होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैम मैंने 3 सब्जेक्ट में फ़िल करा था, या फिर बहुत बच्चों ने 4-4 सब्जेक्ट में फ़िल करे हैं भाई। तो जिन्होंने 4 सब्जेक्ट में फ़िल करा है उनका हो सकता है 4 में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनको तो सीट एक ही में लेना है, बाकी तो 3 सीट उनकी खाली रह जाएगी। तो ऐसे ही होता है, जिनकी सीट खाली रह जाएगी वो नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनकी मतलब उनके चांसेस हाई हो जाते हैं एडमिशन होने का। तो बिल्कुल भाई, अगर तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में अप टू 10 है ना नंबर, आ जाओ। नेक्स्ट ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने हैं। तो देखो यार, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बेसिकली वही है कि अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेने आए हो तो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, और भी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे मैंने आपको बता रखा है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लेके आना। ओके, सो एक और बहुत ही कॉमन क्वेरी आती है लोगों की कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के तो अभी फाइनल के एग्ज़ाम भी होने होंगे, जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली होता ही होगा, मतलब मेरे भी हो रहे थे। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आप जिस भी दिन काउंसलिंग के लिए आओगे ना, तो आप वहाँ पे बताना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी चल रहा है, या फिर अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो भी मार्कशीट नहीं आया है, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं होती है। माइग्रेशन वगैरह भी जब तक आप पास आउट अपने कॉलेज से नहीं हो जाओगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी शायद पास आउट होने के बाद ही मिलता है। मेरा तो मतलब 2022 में ग्रेजुएशन था, उसके बाद 2 साल मैंने जॉब करी है, फिर मैंने 2024 में एडमिशन लिया था, तो मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से अवेलेबल थे। लेकिन जिन भी बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट थे, उन्होंने बताया मुझे कि उनके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने सर से बात करी थी, उनको बताया था कि भाई मेरी अभी ग्रेजुएशन ही चल रही है, मेरी जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कर दूँगी। तो उसका कोई इशू नहीं रहता है, बस आपको वहाँ पे लिख के देना होगा कि ऐसा-ऐसा सीन है मेरे साथ, तो वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, समझते हैं यार टीचर भी, एडमिशन सेल के जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि बच्चा अभी ग्रेजुएशन करा नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ही लाएगा। तो गाइज़ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस भी दिन काउंसलिंग होती है, हॉस्टल अलॉटमेंट किस दिन होती है? तो देखो ऐसा होता है कि जिस भी दिन काउंसलिंग होगी ना, उसी दिन हॉस्टल अलॉटमेंट भी हो जाता है। मतलब सुबह आपको ऑलमोस्ट 10 बजे बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए, और मान के चलो कि शाम हो ही जाती है। मेरी भी जब एडमिशन हुई थी तो मैं सुबह में आई थी और शाम हो गई थी भाई एडमिशन के दिन, तो मतलब काउंसलिंग वाले दिन, और उसी दिन हॉस्टल भी अलॉट हो गया था। तो मैं तो अपना पूरा सामान लेके ही आई थी, और क्योंकि रूम मुझे मिल गया था तो मैंने अपना जो रूम था वो मतलब मेरा जो सामान था वो मैंने अपने रूम में रख दिया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी। फिर जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी ना तो तब आई थी। तो
काउंसलिंग में और क्लास स्टार्ट होने में टाइम रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि काउंसलिंग के दिन आप थोड़े से सामान लेके आओ। अगर आपका कंफर्म है, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम है, तब तो आप अपने सारे सामान लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है ना, तो आप थोड़े बहुत सामान लेके आ सकते हो, या फिर चाहो तो नहीं भी ला सकते हो यार, क्योंकि अनलेस अनटिल जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक तो सामान लाने का मतलब कोई फ़ायदा ज़्यादा रहता नहीं है। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ एडमिशन के लिए। लेकिन अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप अपने सारे सामान लेके आओ, रूम अलॉट हो जाता है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है कि क्लासेस कितने टाइम के बाद शुरू होती है? तो क्लासेस शुरू होने में मतलब मान के चलो 1 वीक का तो गैप मिलता है। मतलब काउंसलिंग और क्लासेस स्टार्ट होने में 1 वीक का टाइम मिलता है, तो आप आराम से 1 सप्ताह के अंदर घूम फिर के आ सकते हो। सो गाइज़, अगली जो क्वेरी है वो ये है कि इन्होंने 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करा था। एक में वेटिंग लिस्ट में 3 नंबर पे इनका नाम है और दूसरे में वेटिंग लिस्ट में 4 नंबर पे नाम है। तो देखो, तुम्हारे लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि काउंसलिंग वाले दिन आना, देखना जिस भी सब्जेक्ट में हो रहा है। अगर तुम्हारा यही है कि भाई मुझे तो एफआरआई में ही एडमिशन लेना है, तो सब्जेक्ट तो ज़्यादा फिर प्रेफर नहीं ही करोगे, जिस सब्जेक्ट में भी एडमिशन मिल रहा होगा उसमें ले लेना, क्योंकि 3 और 4 वेटिंग लिस्ट ज़्यादा नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा हो ही जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आ जाना काउंसलिंग वाले दिन विद फुल होप। तो गाइज, अगला जो क्वेरी है वो है बॉयज़ हॉस्टल से रिलेटेड। तो देखो यार, चाहे लड़की हो या लड़का हो, हॉस्टल अलॉटमेंट दोनों को होता है, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी। एंड जहाँ तक रही बात ना, तो अभी तक तो मैंने यही देखा है कि मास्टर्स के जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं सबको हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाती है। मतलब हमारे यहाँ इतनी ही सीट्स होती है जितने हॉस्टल में रूम्स होते हैं, काइंड ऑफ ऐसा है। तो मतलब रूम्स ज़्यादा ही होते हैं, हॉस्टल जो सीट है ना वो थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन रूम प्रॉपर रहता है। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो आपको हॉस्टल भी मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हॉस्टल लेते हैं ना, तो जो फ़ी आपका मेंशन्ड है ना 49,800 समथिंग, तो ये जो फ़ी है वो हॉस्टल को मिला के ही है, हॉस्टल फ़ी इंक्लूडेड है इसमें। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं। अब जैसे कोई स्टूडेंट है जो देहरादून से ही है, तो वो तो अपने घर से आ जा सकता है। तो अगर आपको हॉस्टल नहीं लेना है तब आपको दूसरा डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा कम अमाउंट का दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार पोर्टल पे। और इनका अगला जो क्वेश्चन है ये है गैप ईयर का, कि ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद इनका एक गैप ईयर है तो सर्टिफिकेट देना होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद भाई 2022 की पास आउट हूँ ग्रेजुएशन में, और मैंने यहाँ पे एडमिशन 2024 में लिया था। बीच में मैंने 2 साल जॉब भी करी थी, तो मुझे तो गैप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ी। ना ही उन्होंने ये पूछा कि आपने 2 साल में क्या करा है ना। तो यू डोंट नीड टू गिव गैप सर्टिफिकेट। ये क्वेश्चन भी ना बहुत लोग में से पूछ रहे हैं कि मैम रिटर्न टिकट कब की करानी है। जैसे बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से आ रहे हैं, तो देखो यार, काउंसलिंग जो होती है ना वो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाती है। जिस भी दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है ना, सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो आपकी रिटर्न टिकट हो ना वो सेम डे की कराओ, लेकिन इवनिंग में कराओ। मतलब ऑलमोस्ट 6 बजे ऑलमोस्ट कराओ, क्योंकि 6 बजे के बाद भी करा सकते हो, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है। मुझे खुद ही हो गई थी शाम, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सेम डे कराओ, या फिर अगर आप चाहो तो एक दिन रुक भी सकते हो। अगर देहरादून वैसे भी घूमने की काफ़ी अच्छी जगह है। आप कहीं अगर बहुत दूर से आ रहे हैं तो यहाँ पे घूम भी सकते हैं। आसपास मसूरी है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है। तो अगर आपको घूमने का प्लान है तो 1-2 दिन के बाद की टिकट कराओ। डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप काफ़ी आपका बिजी शेड्यूल है तो सेम डे का ही करवा लेना, काउंसलिंग एक दिन में ही हो जाती है। यार, ये क्वेश्चन ना मुझे एक लड़की ने पूछा है कि मैम हॉस्टल कैसा होता है। तो यार मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, तुम पूछ लिए तो मैं बता ही देती हूँ। वैसे मैंने यूट्यूब चैनल पे ना अपने हॉस्टल का जो वीडियो था उसका वो भी डाल रखा है, तो देख सकते हो हॉस्टल के रूम्स कितने अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड बाथरूम जो होता है ऑफकोर्स यार अटैच होता है, ऐसा सार्वजनिक बाथरूम नहीं होता है यहाँ पे। आप जिस भी रूम में रहेंगे ना, एक रूम में 2 लड़कियाँ रहती हैं और अटैच्ड बाथरूम लैट्रिन रहता है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। एंड हाँ, जितनी भी लड़कियों के एडमिशन होते हैं मास्टर्स में सबको हॉस्टल मिलता है, नो डाउट। तो बेफिक्र रहे। इन्होंने पूछा है कि रूम सेम होते हैं या डिफरेंट। तो देखो यार, फर्स्ट ईयर में अगर आप हो ना, तो फर्स्ट ईयर की जितनी लड़कियां रहेंगी ना सबको सेम रूम मिलता है। मतलब मेरी आप वो वीडियो देखना, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तो जिस हॉस्टल में मैं रहती थी, ये इधर वाला रूम ना, तो वो देखना वीडियो। वैसा ही रूम सबको मिलता है, लेकिन सेकेंड ईयर में थोड़ा सा लक फैक्टर काम करता है। मतलब जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो ना, तो आपका रूम जो होता है ना वो शिफ्ट करवाते हैं, और सेकेंड ईयर में आपको सुंदर सा रूम मिलता है, एफ ब्लॉक का रूम मिलता है, काफ़ी अच्छा सा रूम होता है। लेकिन वहाँ पे चिट सिस्टम होती है, वो भी मैं आपको कभी प्रोसीजर बताऊंगी। लेकिन हाँ, फर्स्ट ईयर में अभी तक तो सेम ही रहता है, सबका रूम एक ही जैसा। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको ये इन्होंने मेरे से पूछा है कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए बुलाया गया है, तो क्या अपना सामान तभी लेके आना है। तो मैंने पहले भी बता दिया कि आप अपना सामान लेके तभी आएँ जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में हो। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो सामान लेके मत आना, क्योंकि वही है यार, प्रोबेबिलिटी हाई है, लेकिन कह तो नहीं सकते ना कि आपको एडमिशन एकदम मिल ही जाएगा, अनलेस अनटिल कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम 10 तक नहीं है, है ना। और
जहाँ तक रही परचेजिंग की, तो देखो यार, ये जो देहरादून है, देहरादून शहर है भाई। यहाँ आसपास काफ़ी सारे छोटे-छोटे मार्केट्स हैं, जहाँ से आपको खाने-पीने की, पहनने-ओढ़ने की भी सारी चीज़ें मिल जाएँगी। पास में पल्टन मार्केट है, बहुत ही सस्ता मार्केट है। यहाँ से आपको सारी फैसिलिटीज़, मतलब ड्रेसिंग सेंस जो आपका है ना, वो और बेहतरीन हो जाएगा यहाँ के मार्केट से ड्रेस वगैरह खरीद के। और दूसरी चीज़ ये है कि विंटर के अगर आप विंटर की मैं बात करूँ तो यहाँ ठंड होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है कि आप बर्दाश्त ना कर पाओ। और अगर आप साउथ इंडिया से हो, आपको ठंड थोड़ी ज़्यादा लग सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मौसम वैसा रहता है। तो उसके लिए भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पास में पल्टन मार्केट है ही, वहीं से जाके अपने लिए विंटर के स्टफ्स खरीद लो। एंड स्टेशनरी वगैरह के सामान के लिए तो पास में पंडितवाड़ी मतलब एक जगह है। जैसे आप हॉस्टल में रहने लगोगे ना, तो जो लोकल मार्केट है ना, उसका नाम है पंडितवाड़ी। और पीछे उधर साइड डीयू के साइड कोलागढ़ गेट है, उधर से भी आपको सामान मिल सकता है, इधर से भी सामान मिल सकता है। तो आपको ज़्यादा कुछ कैरी करके घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल शॉप की मैं बात करूँ तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि जैसे आप एफआरआई में एडमिशन लेते हैं ना, तो यहाँ आपको मेडिकल कार्ड भी मिलता है। यहाँ एफआरआई का इनका हॉस्पिटल भी है। तो नॉर्मली जैसे अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो पहले हम लोग एफआरआई के हॉस्टल में ही, मतलब एफआरआई के हॉस्पिटल में जाते हैं। एंड मेडिसिन वगैरह की बात रही तो हाँ, पंडितवाड़ी अगेन वहाँ पे काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर है, जहाँ से आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। तो यू डोंट नीड टू कैरी सो मच थिंग्स फ्रॉम योर होम यार, यू आर लिविंग इन देहरादून। गाइस, यहाँ पे ना एक स्टूडेंट है जिनका वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिलेक्शन हो चुका है, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम है। और उनको चाहिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, जिसमें उनका नाम मतलब वेटिंग लिस्ट में है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये बहुत ही पेचीदा सा, मतलब ऐसा हो जाता है यार कि कन्फ्यूजन होता है कि भाई एक जगह मुझे कंफर्म सीट मिल रही है और दूसरी जगह मेरा वेटिंग लिस्ट में है। तो देखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जहाँ पे आपको कंफर्म सीट मिल रही है ना, वहाँ पे ध्यान दें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप कंफर्म सीट छोड़ेंगे ना, तो क्या पता वेटिंग लिस्ट में आपका नाम ही ना आए, तो वेटिंग लिस्ट वाला भी चला गया और जो कंफर्म सीट था वो भी चला गया। तो आई वुड सजेस्ट कि जो कंफर्म है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, वो लो। अगेन प्लेसमेंट की बात, मतलब घूम फिर के बच्चे भाई प्लेसमेंट पे ही आ रहे हैं। तो देखो यार, प्लेसमेंट का मैं तुम्हें फिर से बता देना चाहूँगी कि जो वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है ना, तो उसमें बच्चों के प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं भाई। 100% होते ही प्लेसमेंट है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को प्लेसमेंट हो जाते हैं जिनको प्लेसमेंट चाहिए होती है। ये तो हर एक डिपार्टमेंट में है कि जिनको प्लेसमेंट चाहिए होती है उनकी अच्छी प्लेसमेंट होती है। बट हाँ, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना भी ज़्यादा होता है। ईएम के कंपेरिजन में काफ़ी उनके कोर्सेस ज़्यादा होते हैं, मतलब कोर्स बोले तो सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो आपको पढ़ना भी ज़्यादा होता है। तो देख लेना यार। तो गाइज़, एक स्टूडेंट है जो केरला से हैं, उन्होंने मेरे से ये पूछा है कि उनका वेटिंग लिस्ट में नाम जो है वो 9th नंबर पे है, उनको आना चाहिए कि नहीं। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपका नाम 1 से लेकर 10th तक है वेटिंग लिस्ट में भी, तो भी आप आओ काउंसलिंग के लिए। क्योंकि यू नेवर नो भाई, यू नेवर नो गॉड्स प्लान। गॉड, क्या पता भगवान की इच्छा होगी कि आपका एडमिशन हो जाए, तो हो ही जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जिनका भी नाम 10 नंबर तक है वेटिंग लिस्ट में, वो आ जाओ भाई, एक ट्राई तो लेना बनता है। तो भाई एक और लड़की हैं जो कि काफ़ी दूर से आ रही हैं, साउथ से ही आ रही हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि जो फ़ी होता है वो काउंसलिंग के टाइम पे ही पे करना होता है। तो बिल्कुल, जितने भी बच्चे, चाहे आप वेटिंग लिस्ट में हो या फिर आपका नाम मतलब मेरिट लिस्ट में है, आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जिस दिन आओगे ना, आपको अपने साथ डीडी बनवा के लाना है। जितने भी 49,800 का जो डीडी है ना, वो बनवा के लाना, उसके बिना एडमिशन नहीं मिलती। तो जिस दिन काउंसलिंग होगी, जिस दिन आपको एडमिशन मिलेगा, फ़ी उसी दिन पेमेंट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, आप सेम डे की रिटर्न टिकट ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न टिकट कोशिश करना कि रात की ही हो तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि शाम हो जाता है एडमिशन होते होते। तीसरा इनका क्वेश्चन ये था कि सामान क्या क्या लेना है। तो अगेन मैंने पहले भी बता रखा है कि यू डोंट नीड टू कैरी मच थिंग्स। यहाँ पे बहुत सारी शॉप है, मिल जाती हैं चीज़ें काफ़ी आसानी से, तो क्यों ही घर से लाओगे ज़्यादा सामान, है ना। वैसे भी फ़्लाइट में वेट की लिमिट होती है कि आपको इतना ही वेट तक ले जाना है सामान, वो देख लेना। एंड चौथी चीज़ ये है कि हाँ बिल्कुल, जिस भी दिन आप काउंसलिंग के लिए आओगे उस दिन अपने सारे सामान, अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है, एडमिशन मिलने के बाद हॉस्टल अलॉट हो ही जाता है, तो सामान आप हॉस्टल में रख सकते हो। फिर आप घर जा सकते हो, फिर जब से क्लासेस शुरू होंगी तब आप आ सकते हो। व्हाट्सअप एक ग्रुप बनता है, व्हाट्सअप पे एक ग्रुप बनेगा जिसमें सारे बच्चों को ऐड कर दिया जाएगा जिनका भी एडमिशन हो रखा होगा यहाँ पे। तो व्हाट्सअप के थ्रू फिर आपको वही है, मैसेज आने लगेंगे कि किस दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। एक और क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जिनका सिलेक्शन हुआ है सेल्यूलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में, एंड वो अभी वेटिंग लिस्ट में है दूसरे सब्जेक्ट में, तो उनको क्या करना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू भाई, रिस्क मत लेना। तुम्हारा वेटिंग लिस्ट पे अगर नेम है और एक जगह तुम्हें मिल रही है क्लासेस, मतलब मिल रही है सीट, तो जिस सब्जेक्ट में तुम्हें सीट मिल रही है वहाँ ले लो। क्योंकि वही अगेन सीन है यार, अगर तुम्हें वेटिंग लिस्ट में सीट नहीं मिली तो फिर तुम क्या करोगे। फिर ना तो तुम इस सब्जेक्ट के रहे ना उस सब्जेक्ट के, क्योंकि उस सब्जेक्ट का सीट तुमने ऑलरेडी छोड़ दिया, तो चांसेस नहीं खोना।
रिस्क हो सकता है ना यार। एक स्टूडेंट है ना, उनका ये कहना है कि अभी वो बीएससी 6th सेमेस्टर में है, उनका मतलब अभी पेपर हुआ भी नहीं है और यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया है। तो क्या अगर उनके 6th सेमेस्टर में बैक आ गए तो उनको यहाँ से एमएससी से आउट कर दिया जाएगा? यार ये तो बहुत ही नया सा क्वेश्चन है मेरे लिए भी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, तुमने एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम निकाल दिया, उसके बाद तुम्हारे मुँह से ऐसा कहते हुए शोभा नहीं देता कि बीएससी में बैक आ जाएगी। अरे अच्छे से दो यार एग्जाम, ऐसे कैसे बैक आ जाएगी? मतलब बैक कैसे आ जाएगी? तुम्हारे पास कुछ तो टैलेंट होगा, तभी तो तुमने यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा है। तो मेरी तरफ से तो भाई मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हारा बैक वैक कुछ नहीं आएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, चुपचाप यहाँ के एडमिशन लो, अपना ग्रेजुएशन का भी पेपर अच्छे से दो और पास ही हो जाओगे यार, इतना क्या टेंशन लेना, अच्छे से पढ़ लो। अब तो बच्चे जो ऐसे होते हैं वन नाइट स्टडी करते हैं, इसमें पास हो जा रहे हैं, तो पासिंग मार्क्स तो लिख ही सकते हो पासिंग मार्क्स का। गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे एक लड़की का आया है, उन्होंने मेरे से ये पूछा है कि अगर उनको नाइट आउट के लिए जाना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहती है। तो यार देखो, नाइट आउट का सीन थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लीव लेके जाना। मतलब आप जब लीव लेते हो ना, तो बेसिकली आपको वार्डन को मेल करना होता है। तो जब आप वार्डन मैम को मेल करोगे ना, तो उसके साथ आपको एक व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट अटैच करना होता है, जिसमें आप अपने घर वालों से परमिशन लेते हो और ऐसा कुछ सीन होता है ना। तो ऑफ कोर्स आपको अपने घर वालों से तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी यार, मम्मी हो या पापा हो, उनसे आप फ़ोन करके परमिशन लेनी होती है और फिर व्हाट्सएप पे ही उनका मैसेज आता है कि ठीक है मेरे बच्चे को जाने दिया जाए, मेरी तरफ से अलाउड है, ऐसा रहता है लिखा हुआ। और फिर वही मैसेज का स्क्रीनशॉट आपको मेल में अटैच करके वार्डन मैम को भेजना होता है 2 दिन पहले। मतलब अगर मुझे आज की नाइट आउट के लिए छुट्टी चाहिए ना, तो मैं 2 दिन पहले उनको मेल करूँगी, तो उसके बाद वहाँ पे लीव अप्रूव्ड का आता है मैसेज, फिर आप छुट्टी ले सकते हो। तो छुट्टी का कुछ ऐसा क्राइटेरिया है। एक और स्टूडेंट है, उन्होंने हॉस्टल की टाइमिंग को लेके पूछा है। तो देखो यार, बॉयज़ हॉस्टल का टाइमिंग का तो कुछ सीन नहीं है, वो तो रात के 12 बजे 1 बजे भी घूमते रहते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। हमें ऐसा है कि हमें रात के 7:30 तक हॉस्टल के अंदर इंटर कर जाना होता है। एंड विंटर में कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब 8 बजे तक आप आ सकते हो, बाकी ऐसे तो 7:30 तक इंटर कर जाना होता है हॉस्टल के अंदर। उससे ज़्यादा आप बाहर नहीं रह सकते। अगर उससे ज़्यादा आप बाहर रहते हो तो फिर वार्डन मैम को कॉल चला जाता है, फिर आपको डांट लग सकती है। तो ऐसी हरकतें क्यों ही करनी जिसकी वजह से डांट सुनने को मिले। और इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हॉस्टल ज़्यादा अच्छा है या पीजी ज़्यादा अच्छा है। तो देखो, अगर मैं फ्रीडम की बात करूँ तब तो पीजी अच्छा है, लेकिन अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ और पैसे की बात करूँ तो भाई हॉस्टल ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बहुत ही कम पैसे लग रहे हैं तुम्हारे रहने के भी, खाने के भी, एंड सेफ्टी भी है यार। गार्ड अंकल हमेशा यहाँ पे रहते हैं, तो तुम्हें किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा किसी का आना जाना रहता नहीं है, सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। तो सेफ्टी इशू से आई वुड सजेस्ट सबको कि भाई हॉस्टल ही ले लो, तुम्हारे पैसे भी बहुत कम बचेंगे। बाहर जाके देखो, बाहर बहुत महंगे रूम्स मिलते हैं। तो या इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है तब आप बाहर रहो भाई, पूरी जिनको फ्रीडम ही फ्रीडम चाहिए कि रात के 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, रूम पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इस केस में आप बाहर रह सकते हो। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। भाई जितने भी आपके क्वेरीज आए थे ना, उन सारे क्वेरीज को मैंने सॉल्व कर दिया है। बट इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मैं डेफिनेटली आई वुड ट्राई टू हेल्प यू आउट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। मुझे पता है भाई यहाँ आने के लिए कितनी मतलब कितनी खुशी हुई थी जब मैं यहाँ पे आई थी, जब मेरा रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी इसी तरीके की खुशी हो रखी होगी। अभी इंजॉय कीजिए, कैंपस बहुत ही सुंदर है। मोस्ट प्रोबेबली जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप मुझसे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ यार अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में ना, पीएचडी करनी है मुझे। तो लेट्स सी, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही। इंस्टाग्राम से यूट्यूब से कनेक्टेड रहना मेरे साथ, बताते रहना मुझे भी लाइफ के अपडेट्स, एफआरआई के अपडेट्स देते रहना, क्या हुआ कैसे हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर देना जिनको एफआरआई में एडमिशन लेना है, या फिर जिनका मतलब अगले साल तक जिनको एडमिशन लेना है, ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिली रहे, ज़्यादा परेशानी ना हो उनको।